हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ये क्लास 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन में इतना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत ही कम हो गए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो इस टॉपिक को मोस्टली जो सीबीएसई के क्लास 11th और 12th वाले हैं, आईसीएसई के, ये स्टूडेंट्स ज़्यादा देखें तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं हूं नितेश सर, मेधावी एजुकेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर मैं कोई कंपाउंड लेता हूं तो हर कंपाउंड में कुछ एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स का बाई मास परसेंटेज कितना है उसके मोलर मास में, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, जैसे कि आपने लिया H2O। ठीक, हमने एक कंपाउंड ले लिया है H2O। ठीक है, अब इसका मोलर मास कितना होता है? इसका मोलर मास हम लोग कई बार निकाल चुके हैं। आप हमारी एक प्रीवियस वीडियो है मोल कंसेप्ट वाली, उसमें भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा। इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, अब इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, इसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में बहुत सारे एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट का उसके मोलर मास में कितना परसेंटेज है, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ये परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज में आती है। इंफॉर्मेशन इसी के रूप में दी जाती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जब भी हम इसके बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए, वो है लॉ ऑफ फिक्स कंपोजिशन या फिक्स प्रोपोर्शन, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, उस लॉ को आप ज़रूर देखिएगा, बिना देखे यहाँ पे मत आइए, नहीं तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो जब भी हम परसेंटेज कंपोजिशन में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके मोलर मास में उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है वही देखना है। तो इसका एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला आता है कि परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल, mass of element in 1 mole of compound divided by molar mass of the compound into 100। परसेंटेज है इसलिए into 100 करना पड़ा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, उस 1 मोल के कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है डिवाइडेड बाय उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे और फिर इंटू 100 कर देंगे। तो जैसे H2O का एग्जांपल है, तो H2 का कितना मास होगा, तो जाहिर सी बात है 2 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H का परसेंटेज कितना होगा, तो ये आएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन वो कुछ और शो करने के लिए था। यहाँ पे उसी डेटा को हम यूज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर CO2 दिया गया है और आपको CO दिया गया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का उसमें कितना मास परसेंटेज है। ठीक है, तो पहले हम लोग CO2 में निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे CO में। ठीक है, तो जब हमने CO2 में निकाला तो देखिए मोलर मास कितना होगा, हमें पता है कि कितना आना है, 44 ग्राम। ठीक है, ये निकालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लिंक में दे दूंगा। ठीक, फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये कितना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे कितना है मास कार्बन का, 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 44, मोलर मास कितना है CO2 का, 44 है, इंटू 100 किया तो ये निकल के आया 27.3%। इसके आगे परसेंट लगा दीजिए, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला हमने, तो वो निकल के आया 32, क्योंकि यहाँ पे मास कितना है 16 इंटू 2, तो 32 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 72.7%। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि CO में निकालते हैं, तो CO में देखिए मोलर मास कितना निकल के आया हमारा 28 ग्राम। ठीक, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, तो 12 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 28। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला तो 12/28 इंटू 100 यानी कि कितना आया 42.9%। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला तो 16/28 इंटू 100 किया तो 57.1%। तो इस तरह से आप जब भी परसेंटेज मास देखेंगे उसका मतलब यही समझ रहे हैं, मास परसेंटेज अगर दिया हुआ है इसका मतलब यही दिया है कि आपको ईच एलिमेंट का उसके मोलर मास में कितना परसेंटेज है वो दिया गया है, गिवन है ये। ठीक है, इसका यूज क्या आता है, तो इसका यूज जो सबसे बड़ा आता है वो होता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला हमारा बेसिकली जो हम लैब में विथ एक्सपेरिमेंट्स जो फाइंड आउट करते हैं वो फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर निकल आता है तो उस कॉमन फैक्टर को आप हटा दीजिए, वही आपका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, द फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, ये वो फार्मूला है जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देगा एटम्स का किसी कंपाउंड में। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग C6H6, जो कि आपके आने वाले क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, तो C6H6 है, तो अगर हम इसमें देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में कॉमन फैक्टर है 6। तो अगर ये हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, C6H6 हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन अगर मुझे इसका एम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं इसको लैब में टेस्ट करूँ, ठीक है, लैब में टेस्ट करूंगा और इसके कैलकुलेशंस करूंगा तो इसका फार्मूला निकल के आएगा C और H। एक्चुअल में इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमारे फराडे साहब ने की थी, तो फराडे साहब ने जब बेंजीन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किया था तो उनका फार्मूला यही निकल के आया था CH। ठीक है, C6H6 बाद में पता चला। ठीक है, बहुत बाद में, उनको तो ये भी नहीं पता था कि C6H6 बेंजीन कहलाएगा। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए थे उस कंपाउंड पे और उनका फार्मूला निकल के आया था CH। ठीक है, तो ये होता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मिलने वाला है। ठीक, ये कभी भी अरेंजमेंट नहीं देगा, लेकिन हमें एक बेसिक आइडिया दे देता है कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिर्फ इसी चीज का आइडिया देता है, एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिर्फ इसी चीज का आइडिया देगा कि उस केमिकल कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है और किस रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स में सबसे पहली चीज जो होगी वो एक चीज गिवन होगी, या तो आपको मास दिया जाएगा या तो उसका परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक है, परसेंटेज अगर दिया गया है इसका मतलब मास परसेंटेज दिया गया है, मास दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कंपाउंड का मास दिया हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसा हो, ठीक, तो या तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो डायरेक्ट मास से निकाल ले। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, मास से भी और परसेंटेज से। ठीक है, तो जब आप मास से करेंगे तो एक अलग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, परसेंटेज से करेंगे तो कुछ और डिफरेंट आएगा, मतलब आंसर वही रहेगा लेकिन स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े बस वो पहला स्टेप चेंज होता है, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो ग्राम उस एलिमेंट का ग्राम होना चाहिए या तो उसका मास परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, ग्राम दिया हुआ है उसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर मास परसेंटेज दिया गया है तो मान लीजिए कि उस कंपाउंड का 100 ग्राम मास है, मोलर मास कितना है 100 ग्राम, तो उसमें जो मास परसेंटेज होगा वही उसका वेट भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सी बात है कि अगर
सीधे सीधे ग्राम दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन अगर परसेंटेज दिया गया है तो मान लीजिए कि जो मोलर मास है उस कंपाउंड का वो 100 ग्राम्स है। अगर वो 100 ग्राम है तो जो मास परसेंटेज दिया है वही उसका ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ लें तो बहुत ही आगे आने वाली चीजें सारी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में। ठीक है, इस मास को हमें कन्वर्ट करना है मोल्स में। अब मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो उस एलिमेंट के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। याद रखिए यहाँ पे मोलर मास किसका है, उस एलिमेंट का है, न कि कंपाउंड का है। ठीक है, जो डिवीजन में होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट का मोलर मास होगा, न कि आपके कंपाउंड का मोलर मास होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा रिमेंबर रखिए कि जो मोलर मास हम यहाँ पे डिवीजन में यूज करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, एलिमेंट का है, न कि कंपाउंड का है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमें मोल्स पता चल गए, ठीक है, तो जब हम मोल्स पता कर लेंगे तो हम उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होगा उससे सारे मोल्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप है ये। ठीक, जब जितने भी मोल्स निकल आए उसमें जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, सबसे लीस्ट, ठीक, उस लीस्ट नंबर से हमें सारे मोल्स को डिवाइड करना है, उसको उसके खुद के नंबर को भी। ठीक है, करके दिखाऊंगा, ज्यादा आसान लगेगा, अभी समझिए। ठीक है, सारे नंबर्स को डिवाइड करना है उस लीस्ट नंबर से जो कि हमें मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद अगर 0.1 है, 0.9 है, 0.7 है, 0.8 है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ कर दिया, जैसे 2.1 है तो आप उसको लिख सकते हैं 2। ठीक है, 2.2 है तो आप उसको लिख सकते हैं 2। ठीक, 2.9 है तो आप उसको लिख सकते हैं 3। ठीक है, उसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक, लेकिन जैसे कि अगर 2.5 दे दिया, ठीक है, तो 2.5 अगर दे दिया है तो उस ऐसे केसेस में आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आपको एक लीस्ट नंबर से, ऐसे लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये नंबर जो है पूरा का पूरा राउंड ऑफ हो जाए। जैसे कि अगर मैं 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा 5, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, आपको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आप पूरे का पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कंपाउंड है which contains 13.5 ग्राम कैल्शियम, 10.8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 0.675 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया। ठीक, जब भी हम इसको देखें, ठीक, तो हमें क्या करना है, जब मास दे रखा है तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे मोलर मास से डिवाइड करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसके किसके, कैल्शियम के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, इंडिविजुअल मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला स्टेप करते हैं। तो ग्राम को हमने मोल में चेंज किया तो हम देखते हैं कि कैल्शियम का मोल कितना आया, 0.337 मोल्स। ठीक है, ऑक्सीजन का मोल कितना आया, 0.675 मोल्स। ठीक, हाइड्रोजन का मोल कितना आया, तो 0.675 मोल्स। ठीक है, तो आप अगर देखें, ठीक, तो लोएस्ट नंबर यहाँ पे क्या निकल के आया हमारे पास, तो लोएस्ट नंबर निकल के आया हमारे पास 0.337। ठीक है, अब इसी नंबर से हम सारे मोल्स को डिवाइड कर देंगे, दोनों तीनों नंबर्स को। ठीक है, सारे मोल्स को इसी लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है, तो वो बन जाएगा हमारा स्टेप 2। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या है, हमने डिवाइड कर दिया, तो अब कैल्शियम देखिए कितना आया, कैल्शियम को डिवाइड किया, कैल्शियम के मोल्स को डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे कितना आया, 1, एक होल नंबर है, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन में किया तो ये निकल के आया 2। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसको भी डिवाइड किया तो ये निकल के आया 2। ठीक है, तो हमें एक सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया कि इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का एक एटम अगर है तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं।
एम्पेरिकल फॉर्मूला ने बस इतना ही बताया है हमें। अगर कैल्शियम का एक एटम है तो ऑक्सीजन के 2 एटम अवेलेबल रहेंगे और हाइड्रोजन के 2 एटम्स अवेलेबल रहेंगे उस कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, उनकी एक्चुअल क्वांटिटी ये है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका कैसा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपकी सिर्फ बेसिक समझने के लिए है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, मोल्स निकाला, मोल्स को लीस्ट मोल से डिवाइड कर दिया, जो रेशियो निकल के आया वही हमारा आंसर हो गया। तो जब भी हम देखेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या निकल आएगा, Ca, ठीक, O2 एंड H2। ठीक, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके परसेंटेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है जिसमें 57.14% कार्बन है, ठीक, 6.16% हाइड्रोजन है, 9.52% नाइट्रोजन है एंड 27.18% ऑक्सीजन है बाय मास। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला, जब भी परसेंटेज दिया है तो आप मान लीजिए कि उस कंपाउंड का 100 ग्राम मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास जो इससे क्या फायदा होता है कि जो हमारा मास परसेंटेज होता है ना, तो वो मास परसेंटेज में सिर्फ मास रह जाता है फिर। ठीक है, तो अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो कार्बन का कितना होगा ग्राम, ठीक, तो कार्बन का ग्राम होगा 57.14, हाइड्रोजन का कितना होगा 6.16, नाइट्रोजन का कितना होगा 9.52 और ऑक्सीजन का होगा 27.18 ग्राम। ठीक है, अब जब हमें ग्राम पता चल गया तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो कार्बन का निकाला, जब हमने डिवीजन किया तो हमारा निकल के आया 4.7 मोल्स। ठीक है, हाइड्रोजन का निकाला तो 6.16, नाइट्रोजन का निकाला तो 0.68 और ऑक्सीजन का निकाला तो 1.7। ठीक है, ये जो मोलर मास है हर एलिमेंट के, ये मेरे मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में दे रखे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें, उससे नोट कर लीजिए, बहुत आसानी रहेगी। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पता चल गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें डिवाइड करना होता है लीस्ट नंबर से। तो अब लीस्ट नंबर यहाँ पे कितना आया है 0.68। ठीक है, 0.68 से हमें डिवाइड करना है, 0.68 से हमने सबको डिवाइड किया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, तो 4.7 को जब हमने 0.68 से डिवाइड किया तो हमारा निकल के आया 6.9। अब देखिए यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, ये आ गया हमारा ऑलमोस्ट 7, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन है तो इसको डिवाइड किया तो ये सीधे सीधे 9 आ गया, बहुत अच्छी बात है। नाइट्रोजन को किया तो सीधे सीधे वही नंबर है तो 1 आएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन को किया तो ये निकल के आया हमारा 2.5। ठीक है, अब 2.5 जो है इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो अगर हम राउंड ऑफ इसको नहीं कर सकते तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं सब में इंटू 2 करना है। ठीक है, इन सारे नंबर्स में हमें इंटू 2 करना पड़ेगा, तब ये लीस्ट नंबर होना चाहिए जिससे ये जो 2 आया है वो लीस्ट नंबर होना चाहिए जिससे कि ये आपका चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, नहीं हो रहा है तो ज़्यादातर इवन नंबर्स ही होते हैं, वैसे तो 4 या तो 2 या तो 6 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जैसे 2.5 है, इसको राउंड ऑफ नहीं कर पाए आप तो इंटू आप 2 कर दीजिए, आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन सब में इंटू करिएगा, सिर्फ उसी में इंटू मत करिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा निकल के आया कार्बन का 14, हाइड्रोजन का 18, नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 5। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना हमारा, C, ठीक है, H N और O। ठीक है, तो C में हमारा कितना है 14 है। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना है 18 है, नाइट्रोजन में कितना है 2 है और ऑक्सीजन में कितना है 5। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या निकल के आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, न कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या करना शुरू करेंगे,
ठीक, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास उस मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास तो आप पता है, तो एक नया टर्म आता है यहाँ पे, एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास क्या होता है? तो फॉर्मूला में ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला मास होगा किसका, जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया है उसका। ठीक है, जो भी हमने निकाला, ठीक है, जैसे हमने निकाला बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, एम्पेरिकल मास कितना होगा? तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये कितना निकल के आएगा? 13। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल मास है। ठीक है, ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बेंजीन की बात करें तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH है, लेकिन एक्चुअल में कितना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, जब आप इसको देखें तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला मास निकालने के लिए हमारे पास 12 इंटू 6 करना पड़ेगा और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक, तो 1 इंटू 6, तो ये कितना निकल के आएगा? 12 6 72 प्लस 6 78। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए, एम्पेरिकल मास कितना है 13, मॉलिक्यूलर मास कितना है 78। ठीक है, तो क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने हैं उसके हिसाब से मास है, यहाँ पे रिलेटिवली रेशियो में कितने प्रेजेंट हैं उनके हिसाब से। ठीक है, अब इनको हमें एक साथ लाना है। ठीक, तो उसके लिए हमारे हमारे पास एक नया टर्म आता है, मॉलिक्यूलैरिटी फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी फैक्टर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। जैसे हमने यहाँ पे C6H6 का एग्जांपल ले रखा है, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 78 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास, तो एम्पेरिकल मास हमारा निकल के आया है 13। तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी फैक्टर कितना है 6। ठीक है, अब मॉलिक्यूलैरिटी फैक्टर को कैसे हम लोग यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास CH था। ठीक, और हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया है वो है C6H6। ठीक है, तो जब हमने इस पूरे कंपाउंड के सब्सक्रिप्ट में इस मॉलिक्यूलैरिटी फैक्टर का इनटू कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा। मतलब इसके पूरे टाइम्स अगर हम बाहर 6 लगा दें सब्सक्रिप्ट में, याद रखिए सब्सक्रिप्ट में। ठीक है, कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड में सब्सक्रिप्ट में इनटू होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो आप कोफिशिएंट चेंज करिए। ठीक है, लेकिन जब एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर में जाना है, मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल में आना है, तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्ट चेंज होगा, कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं होने वाला है, कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके सब्सक्रिप्ट में, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया C6H6। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो एम्पेरिकल फार्मूला है दिया गया है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। कार्बन दिया हुआ है 86.88% और हाइड्रोजन दे रखा है 13.12% और उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 345 AMU। ठीक है, आपको एम्पेरिकल फार्मूला खुद से निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है, तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो आंसर देता हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला इसका निकल के आया C5H9। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, जब हमने इसका एम्पेरिकल मास निकाला तो एम्पेरिकल मास निकल के आया है 69 AMU। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो 12 इंटू 5 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 9, तो 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 69 AMU। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी फैक्टर कितना निकल के आएगा, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है और हमने एम्पेरिकल मास निकाल लिया, तो 345 डिवाइडेड बाई 69 ये कितना आएगा 5। तो इस पूरे कंपाउंड के सब्सक्रिप्ट में अगर हम 5 का इनटू कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा C25H45।
ध्यान रखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता देता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पूरा का पूरा एटम्स के बारे में आपको बता देगा, स्ट्रक्चर को नहीं बताएगा। एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ रेशियो के बारे में बताएगा कि इस रेशियो में ये एलिमेंट्स इस रेशियो में इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक, एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप खुद ही कर लीजिएगा। कैफीन जो कि आपकी कॉफ़ी में मिलता है, उसमें परसेंटेज का कंपोजिशन है कार्बन की 49.48%, हाइड्रोजन है 5.19%, ऑक्सीजन है 16.48% एंड नाइट्रोजन है 28.85%। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 194 ग्राम पर मोल, यहाँ पे मोलर मास दे रखा है। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, खुद से निकालिएगा। आंसर देता हूँ, आंसर है आपका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है C4H5N2O एंड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा वो है C8H10N4O2। यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी अगर आप फैक्टर निकाल के देख रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लोग का होगा मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी के ऊपर, यानी कि कंसंट्रेशन के टर्म्स पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th 12th IIT नीट। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री गायब होने वाली है। ठीक है, प्लीज़ इस शेयर पे इस वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।